नमस्कार सभी को। दोस्तों, भारत की पॉलिटिक्स इस समय 2014 वाली पटरी पे जा रही है, जब बहुत कुछ आपको पता है बदल रहा था। बहुत सारे नायक हमें मिले थे, हमें लगा कि अब देश का जो है कुछ भला होगा, लोकतंत्र बचेगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा। केजरीवाल, अन्ना हजारे, मोदी जैसे बड़े बड़े चेहरे मेन स्ट्रीम की राजनीति में उभर के सामने आए, और उसके बाद जो 10 से 11 साल से हुआ या हो रहा है वो हम सभी से के सामने है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। पर अब चीजें जो है ना वो बदलाव की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हालांकि इसको बताने के बहुत सारे रीजन है, पर आज की जो खबर है हम उससे स्टिक करते हैं। हुआ ये है कि बीजेपी और उसके जितने भी बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, ट्रंप को लेके किसी की जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, लेकिन मोदी जी की बैसाखी ने अपने दम पे चलना शुरू कर दिया है। दरअसल हुआ ये है कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने कुछ ऐसा बोल दिया है ट्रंप को लेके, जिससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू अब अपने लिए दूसरा विकल्प तलाश रहे हैं? क्या मोदी जी को जो उन्होंने सपोर्ट दिया है वो नवंबर के बाद खत्म होने वाला है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है, नायडू जी ने बोला क्या है, उससे क्यों मोदी जी की कुर्सी डगमगा रही है। सब कुछ हम समझेंगे आसान भाषा में। तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखो, आपको पता है ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है, क्योंकि ट्रेड डील हमारी उनसे हो नहीं पाई। 25% के ऊपर पेनाल्टी भी लगी है। ये 10% भी हो सकती है, 5% भी हो सकती है। पेनाल्टी क्यों लगी है? क्योंकि हम रसिया से कच्चा तेल खरीदते हैं, तो उसकी ट्रंप साहब हमको सजा दे रहे हैं। तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं कि मोदी जी इस पर चुप हैं। मोदी जी का कोई मंत्री, कोई नेता, यहाँ तक कि जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं, जो जाके अमेरिका में हफ्तों ट्रेड डील कर रहे थे, वो भी इस पर कुछ नहीं बोले, कम से कम डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोले। ट्रंप की इस टैरिफ से सबसे ज्यादा नुकसान आपको पता है किसे होगा? भारत के किसानों को होगा। क्योंकि जब अमेरिका में हमारे खाद्य पदार्थ महंगे बिकेंगे तो वहां पे उसका डिमांड ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। जब डिमांड गिरेगा तो रेट भी गिरेगा। और ये बात केवल किसानों पे नहीं, आंध्र प्रदेश और बाकी जो भी राज्य हैं उनके मछुआरों पर भी लागू होता है। तो जहां मोदी सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल चुप है, वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सामने आए और उन्होंने सीधे सीधे ट्रंप के इस फैसले का विरोध किया है। नायडू ने कहा कि ट्रंप ने जिस तरीके से 25% टैरिफ लगाया, इससे तो हमारे किसानों की रीढ़ टूट जाएगी। यानी सीधे तौर पर एक एनडीए का बड़ा नेता ट्रंप की सार्वजनिक आलोचना कर रहा है, और ये मोदी जी की राय से बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा है, मोदी जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, बीजेपी में जो बहुत बड़बोले नेता हैं, जो हर मुद्दे पे बोलते हैं, चाहे निशिकांत दुबे हो, कंगना रनावत हो, स्मृति ईरानी जी भी अभी आजकल एक्टिव हुई हैं, किसी ने ट्रंप की आलोचना नहीं की है। और ये पहला मौका भी नहीं है जब नायडू ने मोदी से अलग अपनी लाइन रखी हो। पिछले कुछ महीनों में कम से कम 3 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पे नायडू की लाइन जो है वो मोदी से बिल्कुल अलग है। आपको याद होगा, डिलिमिटेशन पर मोदी सरकार के फैसले का नायडू ने विरोध किया था। जब मोदी नई संसद में संसदीय सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते थे तो नायडू ने उसी तरीके से विरोध किया था जैसे इंडिया अलायंस के बाकी नेता कर रहे थे। इसके अलावा बिहार में जो एसआईआर का मुद्दा चल रहा है, वोटर लिस्ट का जो रिवीजन हो रहा है, उसको लेकर भी नायडू ने चुनाव आयोग को सीधी चिट्ठी लिख के अपनी नाराजगी जाहिर की थी। जबकि आपको पता है बीजेपी जो है वो एसआईआर का सपोर्ट कर रही है और अब ट्रंप के टैरिफ का सीधा विरोध कर रहे हैं, जिससे उनके यहाँ पे जो करोड़ों डॉलर की मछली का कारोबार होता है, अमेरिका में बहुत ज्यादा मछलियां भेजी जाती हैं, वो खतरे में है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत से करीब $2.5 बिलियन का सी फूड अमेरिका भेजा जाता है। अब ट्रंप की टैरिफ के बाद ये पूरा सेक्टर जो है वो बर्बाद होने के कगार पे आ जाएगा। अब इतना सब होते हुए भी मोदी जी खामोश रह सकते हैं, पर हर लीडर ऐसा नहीं कर सकता। नायडू जी की पॉलिटिक्स थोड़ा सा अलग है, उन्हें ट्रंप से कोई दबाव नहीं है, इसलिए उनका जहां नुकसान हो रहा है वो खुल के बोल रहे हैं। पर इसका देखो एक दूसरा पहलू भी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या चंद्रबाबू नायडू बेसिकली अब मोदी जी से दूरियां बना रहे हैं? क्या अंदर खाने कोई नाराजगी चल रही है? क्या नायडू जी अपने लिए एक अलग राजनीतिक विकल्प तलाश कर रहे हैं? और अगर सूत्रों की माने तो नायडू ने अपनी पार्टी की एक निजी मीटिंग में कहा है कि हमें नवंबर तक इंतजार करना चाहिए, बिहार चुनाव नतीजे के बाद हम लोग कुछ फैसला लेंगे। इसका मतलब साफ है कि नायडू को भी लग रहा है कि नवंबर के नतीजों के बाद राजनीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन होने वाला है। और आप थोड़ा सा सीटों की गणित को समझिए, होगा क्या कि बिहार में आपको पता है एसआईआर का मुद्दा कैसा चल रहा है, वो किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं पता है। 5 अगस्त को राहुल गांधी एक बड़ा चुनावी जो घोटाला चला है उसका खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में बिहार में क्या होगा ये अभी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। डिपेंड करता है कि चुनाव कितना फेयर होता है, क्या होता है। तो नायडू जी की नजर इस पे है। अब समझिए नजर है क्यों? क्योंकि अगर बिहार में बीजेपी या आप कह लो एनडीए चुनाव हारती है तो बहुत चांसेस हैं कि जेडीयू टूट सकती है। उसके कई सारे रीजन है। एक तो ये भी है कि नीतीश कुमार की हालत जो है, उनकी जो तबीयत है वो अब उतनी अच्छी नहीं है, और ऐसा लगता है कि पार्टी पे जो उनका कंट्रोल है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो अगर जेडीयू टूटती है तो मोदी सरकार की नींव कमजोर हो सकती है। हालांकि कुछ सांसद जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, पर सब नहीं होंगे, और यहीं पे असली खेल हो सकता है। क्योंकि देखो एनडीए के पास अभी टोटल 293 सीटें हैं, उसमें से अगर नायडू बाबू की 16 सीटें निकाल देते हैं आप तो बचते हैं 277 सीटें। और सरकार चलाने के लिए कितनी सीटें चाहिए? 272। यानी सरकार चलाने के लिए भी अभी मोदी जी के पास 5 एक्स्ट्रा सीटें हैं। तो नायडू जी के अकेले हटने से बात नहीं बनेगी जब तक कुछ और सांसद भी नहीं हटते हैं। और शायद यही वजह है कि नायडू जी नवंबर का वेट कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है ना कि 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा।
पॉलिटिशियंस अपना फायदा पहले देखते हैं, पर हम क्या होता है कि जैसे हालात होते हैं, जैसे इशारों इशारों में नेताओं के द्वारा कुछ बात की जाती है, कुछ प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं, उसके हिसाब से आदमी कयास लगाता है। कभी कभी वो चीज़ें सही भी हो सकती हैं, कभी गलत भी हो सकती हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ना वैचारिक रूप से नायडू जी और मोदी जी कहीं साथ में दिखते नहीं हैं। ये बस अपनी अपनी मजबूरियां हैं जो दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और नायडू जी तो वो नेता हैं जो पहले मोदी जी से नाता तोड़ चुके हैं, दिल्ली में खुल के उनके लिए उनके खिलाफ धरना भी दिए हैं। 2019 में नायडू ने मोदी को कट्टर आतंकवादी कहा था गुजरात दंगों के लिए, और उनकी राजनीति को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बता चुके हैं। तो आप समझ रहे हैं मोदी जी और नायडू जी में कितनी बड़ी वैचारिक खाई है। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कुछ नहीं कहा है, कितनी बार नायडू को भ्रष्टाचारी यू टर्न बाबू कह चुके हैं। पर समस्या यह है मोदी जी के लिए कि अगर इस बार नायडू बाबू यू टर्न बाबू बनते हैं तो उनकी सत्ता जा सकती है। मोदी जी और नायडू की जो राजनीति है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। नायडू एक हिसाब से आप कह सकते हो समाजवादी हैं। आंध्र प्रदेश में तो उन्होंने मुस्लिमों को अलग से आरक्षण तक दिया है, और वहीं हमारे मोदी जी हैं कपड़ों से पहचान लेते हैं। उनकी राजनीति मटन, मुसलमान और मंगलसूत्र वाली है। तो आप समझ रहे हैं नायडू वैचारिक रूप से कांग्रेस के बल्कि ज्यादा करीब मिलेंगे। डिलिमिटेशन का मुद्दा हो, वोटर लिस्ट हो, SIR हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें नायडू जी वही लाइन लेते हैं जो राहुल या विपक्ष लेता है। पर वो है ना कि मोदी जी की जो दोनों बैसाखियां हैं उनको इस समय अपने स्टेट के लिए भर भर के फंड मिल जा रहा है, तो सपोर्ट भी है। पर इसके अलावा जो एक मांग नायडू और नीतीश बाबू दोनों लोगों की थी अपने अपने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का, वो तो मोदी जी ने अभी दिया नहीं है। तो अब देखना ये है कि ये जो गठबंधन की सरकार है, ये जो लेन देन और समझौता है, ये कितने दिनों तक चलता है। सवाल ये है कि क्या बिहार चुनाव के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है? क्या नायडू NDA से निकल के इंडिया अलायंस में मुख्य भूमिका में जा सकते हैं, या फिर ये बस एक प्रेशर टैक्टिक्स है मोदी जी से कुछ और फंड लेने के लिए, स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने के लिए? और मेरा सवाल भी आपसे यही है कि आपको क्या लग रहा है, क्या आप मानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू सही मौके का इंतजार कर रहे हैं और मोदी सरकार को झटका दे सकते हैं, या ये महज एक टैक्टिक्स है एक राजनीतिक दबाव बनाने की? लिखिए अपनी राय कमेंट।